आदाब, मैं मोहम्मद अफजल अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, जहाँ जहाँ पर भी इंसानों की आबादियाँ बसती हैं, पहले तो अतराफ व अकनाफ में हरा भरा होता है, घरों में झाड़ होते हैं, मगर जैसे जैसे वो एरिया डेवलप होने लगता है, तो वहाँ की ज़मीन कीमती होने लगती है। वहाँ जो दादा ने ज़मीन खरीदी थी 300 गज़, उस पर पोतरे रहने लगते हैं, यानी कि एक-एक को 50-50 गज़ ज़मीन आ रही है। तो ऐसे में वर्टिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। आजकल आप देखेंगे आमतौर पर आबादियों में सिंगल फ्लोर्ड घरों की बिल्कुल कमी पाई जाती है, ऑलमोस्ट निल। तो हो ये रहा है कि घरों से झाड़ गायब हो रहे हैं और रोड्स पर भी उतने झाड़ नहीं दिखते हैं, तंग रोड्स हैं। तो ऐसे में खुला साँस लेने के लिए लोग पार्कों का रुख करते हैं। अब अगर पार्कों के अतराफ भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी शुरू कर दें, पॉल्यूशन के जो है रीज़न्स हम पैदा कर दें, तो फिर साँस लेने बंदा कहाँ जाए? हैदराबाद में ऐसा ही हो रहा है। एक बहुत ही शानदार पार्क जुबली हिल्स में वाक़ है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क, केबीआर पार्क के नाम से मशहूर है। वहाँ पर जो जीएचएमसी की जानिब से फ्लाईओवर्स का जो है प्रपोज़ल रखा गया है, उस पर चंद एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट ने एतराज़ जताया है। ऐसी ही एक एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट हैं काजल माहेश्वरी, जो कि बेसिकली फैशन डिज़ाइनिंग करती हैं। डिज़ाइनिंग में ये इनका इंटरेस्ट है, मगर इन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के लिए वक़्फ़ किया है। उन्होंने सिटीज़न्स फॉर हैदराबाद नाम से एक ऑर्गेनाइज़ेशन शुरू किया है, जिसके तहत ये केबीआर पार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ती हैं। आइए हमारी मेहमान काजल माहेश्वरी से बात करते हैं। आपका खैर मकदम है एचडी टीवी पर। नमस्ते, थैंक यू। तो आप आप डिज़ाइनर, मगर आप इंटरेस्ट ले रही हैं एनवायरनमेंट में। इसकी क्या वजह बनी? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अमजद जी। एक्चुअली मैंने फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद जब शादी हो गई और मैं यहाँ पे आई, तो फिर मुझे हमेशा से एनवायरनमेंट की तरफ इंटरेस्ट था, क्योंकि मतलब मैं बैंगलोर से हूँ और जब मैं बड़ी हो रही थी तब तो बैंगलोर भी गार्डन सिटी था। अभी तो वो भी नहीं बचा, मतलब अभी वो भी चेंज हो गया है काफ़ी। तो उस एनवायरनमेंट में जब हम ग्रो करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली पेड़ से, छोटे छोटे जीव जंतु से, उन सबसे एक प्रेम जुड़ जाता है, वो हमारा नेचर ही बन जाता है। वो उसके लिए हमको कोई अलग कोशिश नहीं करनी पड़ती है। तो जब मैं यहाँ आई तो किसी ने कहा कि केबीआर में ऐसे पेड़ कट रहे हैं, तब मैं केबीआर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो मैं सिर्फ, क्योंकि मुझे मतलब कॉलेज के दिनों से ये पसंद नहीं आ रहा था ये जो हो रहा था, मैं उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने गई। जब मैं वहां गई मैंने देखा कि वो लोग बोल रहे हैं कि वो पेड़ों को ट्रांसलोकेट करना चाह रहे हैं। तो ओके। मैंने कहा कि ये सही चीज नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सब आए हैं पेड़ों को बचाने, ट्रांसलोकेशन के लिए नहीं। और जैसे ही मैंने ये कहा, सारी मीडिया, सारे लोग मेरे पे फोकस करने लग गए हुँ, और सडनली सब मेरी तरफ देखने लगे कि तुम इन पेड़ों को बचाओ। तो फिर मतलब मुझे पता नहीं था ज्यादा कुछ पॉलिटिक्स के बारे में, कोर्ट के बारे में। और मैं ना बचपन से मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बॉलीवुड पिक्चर देख के बड़ी हुई हूँ, सच की जीत होगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोर्ट में चलते हैं। तो हुँ, मेरी जर्नी वैसे शुरू हुई कि न्याय मिलेगा, जो सही है वो होगा, और इमोशनल स्टैंड पॉइंट से कि मुझे पेड़ बचाने हैं। ठीक। तो वहां से जर्नी शुरू हुई और फिर आगे आगे अभी 7 साल हो गए। जी। अब ये अभी जो नजर गया है। जी, जीएचएमसी की जानिब से जो फ्लाईओवर्स का जो प्लान है, उससे पार्क को क्या असर पड़ेगा? उससे पार्क को बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी फ्लाईओवर देखा हो जो बना हो और आप उसके नीचे खड़े होंगे, अभी आप देखेंगे इतना शोर और पोल्यूशन होता है और इतना अंधेरा होता है कि इम्पॉसिबल है वहां पे किसी भी चीज के लिए रहना। आप खुद भी वहां से भाग जाएंगे, हुँ, इतना वहां पोल्यूशन और शोर होता है। आप सोचिए कि अगर आप 6 फ्लाईओवर बना रहे हो और पार्क के पूरे अराउंड बना रहे हैं, तो वहां पे जो अभी उसको नेशनल पार्क इसीलिए बताया गया है क्योंकि वहां पे कुछ एनिमल्स हैं, कुछ फ्लोरा और फौना है, जो पेड़ हैं हुँ, वहाँ,
अगर ये फ्लाईओवर्स आएंगे, वो एनिमल्स कहाँ जाएंगे? वो तो नहीं भाग के उनके घर जा सकते ना, वही उनका घर है, वही सब कुछ है। तो ये सब या तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये आगे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, या पूरा पार्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जी। जैसे हमने आम देखा है, होता है, जैसे हर लेक के साथ भी होता है, हम्म। शुरुआत एक कंस्ट्रक्शन से होती है और देखते ही देखते वो लेक गायब हो जाता है, और फिर लोग बोलते हैं अभी तो ये लेक बचा है, तो कंस्ट्रक्शन ही बना दो। हम्म। तो ये जो हमारा पार्क है, ये एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क मतलब इसके कुछ हक हैं जिसको हम वायोलेट नहीं कर सकते, और कोर्ट में हम वही बोल के अभी तक स्टे ऑर्डर लेके हैं कि इसके जो रूल्स हैं उसको मत तोड़िए। ये नेशनल पार्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल महत्व है। अगर ये फ्लाईओवर बनेंगे तो धीरे धीरे ये पार्क खत्म हो जाएगा, हम्म। और लोगों को आज से 10 साल में बोलेंगे कि अरे ये तो मतलब नेचुरल डेथ मर गया पार्क, अब रहा नहीं। ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये प्लान्ड मर्डर है, जो हम खुद इंसान अपने ग्रीड में करते हैं। इसी तरह हमने सब कुछ खत्म किया, थोड़ा 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 करके। ये तो थोड़ा भी नहीं है, 6 फ्लाईओवर ऑल अराउंड का मतलब है। ठीक तो है। ठीक है। आपने कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क, जो कि केबीआर पार्क के नाम से जाना जाता है, उसमें कौन कौन से जानवर परिंदे देखे हैं? उसमें एक स्टार टर्टल करके, मतलब वहां पे तो बहुत सारे हैं ही, जैसे पीकॉक्स हैं और छोटे छोटे अलग अलग मॉन्गूस, स्नेक्स वगैरह वगैरह तो है ही। उसके अलावा जो एक स्पेशल चीज है वो है स्टार टर्टल। वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है। हम्म। तो स्टार टर्टल इज समथिंग विच इज बहुत यूनिक, और दुनिया में बहुत फ्यू स्टार टर्टल बचे हैं। हम्म। तो वो केबीआर पार्क का एक एंडेंजर्ड स्पीसी है। उसके अलावा केबीआर के अंदर ही बहुत सारे इकोसिस्टम्स है, जैसे ग्रासलैंड्स है, ड्राईलैंड्स है, और वो सब एक प्रॉपर सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। हम्म। तो वो एक पूरा फंक्शनिंग इकोलॉजिकल सिस्टम है जो थ्राइव कर रहा है अपने आप में। हम्म। और ये जीव जंतु और यूनिक पेड़ों के अलावा, जो पेड़ होते हैं ना, जैसे वो एक अर्जुना पेड़ है जिसमें जिसमें एक हर्बल प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उस पेड़ की। हम्म। वैसे बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है। और ये तो हो गया वहां पे यूनिक क्या है, उसके अलावा उसके इकोलॉजिकल फंक्शंस भी बहुत ज्यादा है, हम्म। अनडिस्प्यूटेबल। हम्म। जो भी जाता है काफ़ी तारीफ करता है वो पार्क की। और रोज़ाना सब लोग वॉकिंग के लिए भी जाते हैं। तो आप भी वॉकिंग के लिए जाया करती हैं वहाँ पर? इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं उस पार्क में सिर्फ 3-4 बार गई होंगी। ओके। मैं काफी दूर रहती हूँ वहां से। मैं जबकि इसके लिए पार्क में कम गई हूँ, कोर्ट पे ज्यादा गई हूँ। हम्म। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसका रोल जानती हूँ उस पार्क का, पूरे हैदराबाद के लिए। वो पार्क जी। सिर्फ बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स के लिए नहीं है। और अफसोस की बात है कि सिर्फ वहां के लोग ही नहीं, सारा हैदराबाद कंसर्न्ड है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। आप जब फ्लाईओवर बनाते हो, आप उससे सिर्फ वहां के लोगों की मूवमेंट फैसिलिटेट कर रहे हो, या पूरा हैदराबाद का कनेक्शन कैसे है वो देख रहे हो। इट हैज टू बी फॉर अ वाइडर गुड, विद फॉर अ ग्रेटर बेनिफिट एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये हम्म। प्लान जो है, अगर आप साइंटिफिकली देखोगे, शॉर्ट टर्म है, पूरे हैदराबाद को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है, और हम्म। साइंटिफिक नहीं। ये जी। प्रूव किया जा सकता है स्टडीज के साथ। जी। कोर्ट से स्टे ऑर्डर होने के बावजूद फिर हुकूमत ने फैसला क्यों किया कि फ्लाईओवर बनाएंगे? ये आपको उनसे पूछना होगा, हम्म। क्योंकि कोर्ट में ये वाला जो केस है, ये हमारी तरफ मतलब हम 2-3 लोगों जिन्होंने पीआईएल फाइल किया है, ये हमने रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट किया है। चाहे वो बीआरएस हो, चाहे वो करंट रूलिंग पार्टी हो। हम्म। तो अगर स्टे ऑर्डर बीआरएस के टाइम निकला, वो अभी भी अप्लाई करता है। तो हम्म। उन्होंने कैसे कर दिया, वो यही होता है ना मेरे हिसाब से, कि हमारे पास हम लोग गिने चुने लोग हैं जो लड़ते हैं, और हमारी उतनी ही पावर है और बैंडविड्थ है, क्योंकि हमको अपना रोज का काम भी करना होता है। इनके पास पूरा पावर है, हमारा ही पब्लिक मनी इनके पास है। तो हम्म। ये अपना कोशिश करते रहते हैं कि अच्छा अभी शायद ये लोग नहीं आए। ये एक वही हो गया ना कि ट्राई करते रहो जब तक बात ना बने, क्योंकि हम्म। उनको तो इतना जोर नहीं लगता जितना हमको मेहनत लगती है ये करने में। बिल्कुल, बिल्कुल। आमतौर पर होता यह है कि जैसे हुकूमत बदलती है, पॉलिसीज बदलते हैं। तो क्या बीआरएस का
केवीआर पार्क के ताल्लुक से स्टैंड था, उससे कांग्रेस हुकूमत का स्टैंड मुख्तलिफ नहीं है? मुझे मुख्तलिफ नहीं है का मतलब समझ नहीं आया। आर दे नॉट डिफरेंट? क्या उनकी पॉलिसी चेंज नहीं होगी? उनकी पॉलिसी चेंज हुई कि नहीं हुई, मतलब फ्लाईओवर का तो एक ही पर्पस है ना, ट्रैफिक ईज करना। चाहे वो बीआरएस हो या कांग्रेस हो, वो तो यही बोल रहे हैं ना कि हमको ट्रैफिक ईज करना है। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ट्रैफिक ईज करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट करते हो, बस, मेट्रो, तो लोग वो यूज करेंगे, लेकिन इसके दो कंडीशंस है। एक तो वो एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए, एक नीटनेस उसमें, एक हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी। मतलब कि अगर आप मुझे रोड पे छोड़ रहे हो और वहां रोड से घर आने को फुटपाथ नहीं है, तो मैं वो नहीं यूज करूंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दूसरी जगह में हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, रोड अच्छी है, घर जाने को रास्ता है। तो एक वो होता है, और दूसरा होता है साइंटिफिक स्टडी। आपको देखना होगा कि इस जंक्शन से इस जंक्शन कितनी गाड़ियां इस टाइम पे जा रही हैं। वो पूरी एक स्टडी होती है कि इसको अगर हमको ये टाइम ईज करना है तो कौन सा दूसरे सिग्नल को जल्दी छोड़ा जाए। वो पूरी एक स्टडी होती है। तो वो रास्ता नहीं अपना के आप पेड़ों को काट रहे हो, जबकि आप जानते हो कि हम आज के दिन में सबसे बड़ा थ्रेट ह्यूमैनिटी के लिए ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है। ये जानते हुए आप इजी तरीका अपना रहे हो, तो आप लीडर कहाँ के हुए? लीडर तो वो होता है ना जो लीड करता है, एक नया रास्ता ढूंढता है। यहाँ पे तो जो सबने किया तुम वो ही कर रहे हो। तो लीडर तो मैं उसको मानूंगी ना जो कोई नया रास्ता, कोई अलग चीज करके दिखाए। ठीक है। आपने बताया कि इसके ऑल्टरनेटिव वेज भी होते हैं, तो आपकी नज़र में वहाँ पर फ्लाईओवर्स ना बनाते हुए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहला काम है, एक साइंटिफिक स्टडी करनी होगी, जो कई कंसल्टेंट्स इंडिया में भी करते हैं। जब मैं ये कोर्ट केस कर रही थी तब मैंने पता किया था, दिल्ली में एक ग्रुप है, वो आपको बताएंगे कि सिग्नल्स को कैसे बेटर मैनेज किया जा सकता है। उसके लिए पूरी सिटी को देखना पड़ता है और पूरी सिटी का फ्लो को देखना पड़ता है। आपको क्या लगता है जब ये फ्लाईओवर बनेंगे, यहां से तो ट्रैफिक चली जाएगी, आगे जाके कहीं और फंसेगी, कहीं और बॉटलनेक है, क्योंकि आपने वहां पे नहीं देखा क्या हो रहा है। तो इसको सोल्यूशन थोड़ी ना बोलते हैं। ये तो होता है कि मेरे घर से तुम्हारे घर तक रास्ता ठीक रहे। दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। तो ऐसे कोई ट्रैफिक कंसल्टेंट को लेके एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट करो, और फिर लोगों के सामने इसको रखो। ये एक पब्लिक डिसीजन है, तो पब्लिक को जानना कि ये कैसे पूरा सॉल्व होगा और इससे क्या बेनिफिट होगा वो बेटर है। जैसे अगर एक कॉर्पोरेट कंपनी होती है, वो प्रॉपर टारगेट बनाती है कि ये है, पूरा एंड टू एंड देखती है। क्यों हम अपने सिटी का फ्यूचर अपने पर्सनल कंपनी या घर जैसा नहीं देखते? आज को अगर ये आपको ये जो पब्लिक स्पेस है, जो पार्क है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये हम सब जॉइंट प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं इसके। दिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक। तो पब्लिक को सब बताना जरूरी है। आज को आपके घर में एक आम का पेड़ की एक टहनी भी अगर मैं काटने आऊं, तो आपको कितना गुस्सा आएगा, आप अपनी जान दे दोगे लेकिन वो टहनी नहीं काटने दोगे। करेक्ट? बिल्कुल। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये पार्क हमारा है, हमारे बच्चों का है, और हम क्यों इनको ऐसा करने दे रहे हैं? ये तो एक गवर्नमेंट तो सिर्फ 5 साल के लिए होती है ना, वो बदलती रहेंगी। हमारे लिए तो ये पार्क रहना है हमेशा। सब अपने ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करने में लगे हैं, अपना नाम बनाने में लगे हैं। बनाओ अपना नाम, लेकिन सही तरीके से बनाओ, शॉर्टकट मत ढूंढो। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, और मैं लोगों को कहना आपने चाहती हूँ। आपने चीफ मिनिस्टर को खत लिखा जी, तो उसका कोई जवाब आया आपको? अभी तक तो नहीं, जब तो आएगा मैं आपको बता दूंगी। जी, अगर जवाब नहीं आता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अमजद जी, अभी तक हम लोगों ने जो 7 साल की लड़ाई की है, इसमें हमने बहुत खत लिखे हैं, बहुत जवाब नहीं आए हैं। लेकिन मुझे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा विश्वास है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है, उसका सहारा लेते हुए, सच का सहारा लेते हुए हम इसको फिर लड़ेंगे। और इसको लड़ना नहीं बोलते एक्चुअली, हम फिर इंसाफ मांगेंगे। क्योंकि जो सच है वो मैं भी जानती हूँ, वो ऑपोजिंग पार्टी भी जानती है, और आप भी जानते हो, और सब लोग भी जानते हैं। बिल्कुल। ऑनेस्टली, ट्रायल जज का है,
कि वो क्या करता है। बिल्कुल। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के हाथ में है ये? नहीं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के हाथ में था, अभी हाई कोर्ट में है। ओके। और हाई कोर्ट ने हिमा कोहली जी के टाइम जब वो चीफ जस्टिस थी, उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है। तो जाने से पहले आप हैदराबाद की आवाम को बिलखुसूस हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि हैदराबाद एक बहुत सुंदर शहर है। और अभी सारे मेट्रो आप देख लो, चाहे आप बैंगलोर देखो, मुंबई देखो, चेन्नई देखो, हम सब जानते हैं वहां पे फ्लड्स और गर्मी कितनी बढ़ गई है। हम अभी भी लिवेबल कंडीशंस में हैं, और वो नेचर की बदौलत है। इसको ऐसा रखना हम सबका फर्ज बनता है। और जब लोग जुड़ते हैं, वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और हमारी इंडिया डेमोक्रेसी है। इलेक्शंस में अभी हमने प्रूव कर दिया हम कितनी स्ट्रांग डेमोक्रेसी है। हम्म। डेमोक्रेसी इज अ टीम स्पोर्ट, नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट। आप बैठ के अगर सब खेल देखना चाह रहे हो, लॉस आप ही का है। रियल वर्ल्ड में कोई सुपर हीरो आके नहीं बचाने वाला है, हम ही को करना है जो करना है। तो एक साथ जुड़े, जो सही है हम जानते हैं, और वो हम अपने शहर के लिए करें। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन अगर सब अपने लोकल लेवल पे मेहनत करेंगे तो हम इसको भी बदल सकते हैं। अभी टाइम बहुत कम है, तो हमको ये जितनी जल्दी हो सके अभी से ही इसको बचाना है। क्योंकि एक बार ये पेड़ चले गए, जो आज का मौसम है, जो आजकल सिचुएशन है, नए पेड़ उनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। काफी वक्त लग जाएगा। काफी वक्त लग जाएगा, और पॉसिबल भी होगा कि नहीं हम जानते नहीं। जब इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, बारिश नहीं आएगी, जो आप वो छोटे छोटे पौधे लगाओगे, वो इस तरह बढ़ेंगे। आई डोंट नो। बिल्कुल। बिल्कुल। जब पुराने पेड़ बढ़े बड़े थे तो वो माहौल अलग था। माहौल अलग था, वो टाइम अलग था। और मदर नेचर भी आपको बार बार वार्निंग दे रही है। हम्म। कितना गर्मी बढ़ गई है, फ्लड्स बढ़ गए हैं, अर्थक्वेक्स बढ़ गए हैं। कोविड कोविड भी तो जूनोटिक वायरस था ना। हम्म। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण हम सब ने, अगर वो बार बार हमको वार्निंग्स दे रही है, हम क्यों मैसेज नहीं ले रहे हैं? जब हम सब घर में बैठे थे, तब जब सब बिजनेस ठप था, प्रकृति कितना फ्लरिश की थी। हम्म। तो जो बोलते हैं ना कि इस अगर ये फ्लाईओवर नहीं बना तो दुनिया का अंत हो जाएगा। जब कोविड हुआ था तब तो सब बंद था ना। तब हम्म। दुनिया खुशी खुशी पार पार की ना। हम्म। अब हम क्या चाहते हैं, नेक्स्ट हमको साइन मिले। हमको अभी संभलना होगा अपने बच्चों के खातिर। ठीक है। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी काजल माहेश्वरी, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, जो कि कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क को बचाने में लगी हुई हैं। चीफ मिनिस्टर को इन्होंने ख़त लिखा है। अब देखना है चीफ मिनिस्टर क्या जवाब देते हैं, नहीं तो बसूरत दिगर ये क्या करेंगी। यकीनन क्योंकि ये एक अच्छे कॉज के लिए आगे बढ़ी हैं, तो इनको ज़रूर पब्लिक की भी सपोर्ट मिलेगी। इन्होंने पब्लिक को मैसेज दिया है कि ये माहौलियात की हिफाजत है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, मगर इसकी शुरुआत होती है घर से। सो अपने अपने घर के अतराफ में झाड़ लगाइए। जो झाड़ मौजूद हैं घर में या फिर आपके घर के पास रोड पर, उन्हें काटिएगा मत, क्योंकि ये ऑक्सीजन का ज़रिया है। ये हमें साफ़ सुथरी हवा देते हैं। अगर ये ना रहेंगे तो इंसानियत के वजूद को ख़तरा है। इस नोट पर मैं आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर अपने अहबाब में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। HD टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, और हमें अपनी दुआ में याद फरमाइए। शब बख़ैर। मदीना स्कूल, बेस्ट एकेडमिक फैकल्टी, बेहतरीन डिसिप्लिन,
जहां तालीम भी और तरबियत भी। 43 साल से लगातार 100% फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन रिजल्ट्स का बेमिसाल रिकॉर्ड। खेल कूद में भी गैर मामूली कारनामा। वक्त की रफ्तार और तकाज़ों से हमाहंग साइंस, कंप्यूटर और रोबोटिक्स लैब्स, और वो भी अफोर्डेबल फ़ी स्ट्रक्चर में। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट कीजिए 9100441445 या 6304148143 पर। हिमायत नगर फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, नामपल्ली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ अप टू 5th स्टैंडर्ड। मदीना स्कूल्स, हिमायत नगर और नामपल्ली, हैदराबाद।